आज का टॉपिक है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहले सवाल से। क्या है पहला क्वेश्चन? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किस किस के बीच फैला हुआ है? तो 8-4 उत्तर से 37-6 उत्तर अक्षांश। अब आप इसमें सर्वप्रथम ये देखेंगे मुख्य भूमि क्या है। मुख्य भूमि का आशय ये है कि जो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है वहाँ से है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य भूमि में अंडमान निकोबार भारत का जो क्षेत्र है उसको शामिल नहीं किया गया है। तो ये भारत की स्थिति की बात करता है। भारत देखिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पहला काम, इससे संबंधित सारी चीज़ें देखते हैं। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी बात इसमें यह है कि अक्षांश की अगर बात करें तो 8-4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और यहीं पे देशांतर अगर देख लें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये था आपका अक्षांश और देशांतर। भारत किस दो गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसका अक्षांश क्या है? 8-4 से 37-6 और देशांतर 68-7 से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर होगा। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट आपका भारत की स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन जारी करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अगला है भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। भारत में जो ग्रीनविच माध्य एक रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है और रेखा का क्या है? तो 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। दूसरी ये है कि किन किन 5 राज्यों से गुजरेगी? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से ग्रीनविच रेखा जो है 82.5 डिग्री वो गुजरती है भारत के। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में पूछता है तो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जो क्षेत्र है वहाँ से गुजरती है। कहीं कहीं आपको इलाहाबाद का नैनी दिया रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर वर्तमान समय में मान रहा है। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो श्रीनगर को। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि श्रीनगर का जो अक्षांशीय स्थिति है, ठीक है, उसकी वजह से लगभग 37-38 डिग्री के आसपास है। तो इस वजह से वहाँ पे विषुवत रेखा के आसपास सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें मिलती हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पे होगा? तो निकोबार द्वीप समूह में होगा। दक्षिणी निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे होगा। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो लगभग 4 गुना है। भारत किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती। किसके साथ लगती है? तो पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में अगर देखा जाए तो चीन, नेपाल, भूटान हो जाएगा। ठीक है, और पूर्व में देखा जाए तो नेपाल हो जाएगा और अगर उधर बांग्लादेश हो जाएगा। तो ये था 7 देश जिनके साथ भारत की सीमा लगती थी। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो इसको आप ध्यान रखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। पाक जल संधि ज़्यादातर लोग सुन के ये मार देते हैं पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट आपका है हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? तो किन्नौर जिला जो है उसके साथ। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर राज्य से नागालैंड की सीमा टच करती है। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबे मानचित्रों की अदला बदली की गई है? तो हाल ही में बांग्लादेश के साथ की गई है, जिसमें लगभग 100 गाँव के आसपास का क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया है और उससे 50 गाँव के आसपास का क्षेत्र बांग्लादेश से भारत लिया है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। ठीक है, तो तटीय राज्यों की संख्या भारत में कितनी है? 9 है। किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पे बनाया जाता है। तो गुजरात के तट पे क्यों बनाया जाता है? तो कम वर्षा, अपेक्षित आर्द्रता और समुद्री जल के वाष्पन के कारण ज़्यादा नमक गुजरात में बनता है। अब आप यहीं पे ये भी देख लीजिए कि भारत में जो तटीय राज्य हैं 9, वो कौन कौन से होंगे। तो अगर पश्चिम से शुरू करें तो गुजरात होगा, दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, तीसरा गोवा हो जाएगा, चौथा नीचे अगर जाते जाएंगे तो कर्नाटका हो जाएगा, पाँचवा केरला हो जाएगा, उसके नीचे तमिलनाडु हो जाएगा, उससे आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका आंध्रा, उसके ऊपर बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा उड़ीसा और उसके आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल। तो ये हो गया आपका 9 तटीय राज्य हो गया। अगला है किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर है? तो पांडिचेरी है। ठीक है, पांडिचेरी भारत के आंध्रा और तेलंगाना और केरला, इन 3 राज्यों में भारत की भूमि मतलब पांडिचेरी का क्षेत्रफल फैला हुआ है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, महाराष्ट्र आएगा और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आएगा।
भारत की तट रेखा कितनी है? तो तट रेखा 7516 किलोमीटर है भारत की तट रेखा। ये अंडमान निकोबार को मिला के है। अगर भारत का सिर्फ अंडमान निकोबार को हटा दिया जाए, ठीक है, और सिर्फ भारत की तट रेखा को देखा जाए मतलब, तो वो है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट यहीं पे ये भी देख लेंगे भारत की स्थलीय तट रेखा कितनी है। तो स्थलीय तट रेखा है 15200 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो 36 द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक जो है स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं क्या? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो दमन से गोवा तक जो विस्तृत है वो कोंकण तट है। जैसे कोरोमंडल तट है अभी आपने देखा, तो ये पूर्वी क्षेत्र में है कोरोमंडल तट, और जो कोंकण तट है या मालाबार तट है ये पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट आपका है भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले का सीमा उसके किसी अन्य जिले से नहीं लगती? तो जैसा कि आपको मैंने बताया पांडिचेरी है। पांडिचेरी का ये है कि उसका कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश, कुछ क्षेत्र तमिलनाडु और कुछ क्षेत्र केरला में स्थित है, ठीक है, अलग अलग जगह पे स्थित है, इसलिए उसके 4 जिले हैं और एक दूसरे से सटे नहीं हैं। झीलों का अध्ययन क्या कहता है? तो लिम्नोलॉजी कहा जाता है, लिम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को। नेक्स्ट आपका है कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। अगला अगर देखें पीपली घाटी दर्रा किस पर्वतीय भाग का हिस्सा है? तो अरावली, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अरावली की भाग का हिस्सा है पीपली घाटी। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8850 किलोमीटर है, और 8850 मीटर ऊंचाई है इसकी, और कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। गार्डविन आस्टिन एक क्या है? एक शिखर चोटी है, और कहाँ पे स्थित है गार्डविन आस्टिन? K2, तो ये है जो अपने POK में स्थित है। बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री हिमालय है। नागटीपा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? तो निम्न हिमालय में शामिल है। नेक्स्ट है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो जो भारत का पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है? तो लद्दाख का पठार है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पठार चोटी क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम जो चोटी है वो अन्नामलाई की पहाड़ी पे स्थित क्या है? अनाईमुडी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है किस पर्वतीय पर्वत को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है? पंचमढ़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट है लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है जो मणिपुर में स्थित है। भारतीय ये लिखा सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो कावेरी नदी पर निर्मित है, इसको आप ध्यान रखिए। वलतोड़ा हिमनद स्थित है कहाँ पे? काराकोरम पर्वतमाला में। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो जोग या गरसोपा जलप्रपात इसका नाम है, ठीक है। तो यह है भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। कैसी होती है लेटराइट मृदा? अम्लीय मृदा होती है लेटराइट मृदा। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लेटराइट मृदा पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसे बनी है? तो तलोच्चादन द्वारा बनी है, मतलब निक्षेपण द्वारा बनी है, ठीक है। जो बाढ़ में निक्षेपित होते हैं तो उससे उत्तरी मैदान की मृदा का जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है तथा जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो क्या है? वह चावल है। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य क्या है? तो राजस्थान है। व्यर्थ भूमि से आता है ये है कि जहाँ की उपजाऊ मृदा ना हो। मृदा की लवणता मापी जाती है, तो कैसे? चालकता मापी से मापी जाती है। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो भारत के 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत में मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट है गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? तो पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है। अक्टूबर नवंबर के महीना में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो ठंडियों में वर्षा कहाँ होगी? कोरोमंडल तक, यानी कि तमिलनाडु में होती है। बार बार पूछता है लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु के क्षेत्र में कोरोमंडल तक पे। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। अब कम वर्षा होने का कारण क्या है? तो मानसून कोरोमंडल के तट के समांतर स्थित है। चेन्नई बहुत गर्म और नमी संगठित नहीं होने का देता। अब तट पौने, देखिए होता क्या है ना, पौना विमुख पौने और पौना अभिमुख पौने होती हैं।
तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून आती है उसके पौना विमुख के रूप में पड़ता है, यानी कि उसके अपोजिट साइड में चेन्नई पड़ता है, इसलिए उससे दक्षिण पश्चिम मानसून से चेन्नई में बारिश नहीं होती है। चेन्नई में बारिश अक्टूबर नवंबर ठंडियों में होती है, लौटते हुए मानसून से होती है, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है। तो अगर गुवाहाटी से चंडीगढ़ जाएंगे, ठीक है, गुवाहाटी कहाँ पे है, असम से चंडीगढ़ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी होती जाएगी, ह्रासमान प्रवृत्ति होगी। भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है, तो कश्मीर का जो लेह क्षेत्र है वो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला। नेक्स्ट आपका है दो नदियों के बीच का उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो दो आप कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो गंगा नदी है, ठीक है। और प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं तो गोदावरी नदी है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी की। ये कहाँ पे है, तो ये है आपका, इसकी स्थिति जो है वो कहाँ पे है, तो वो है, इसको क्या कहते हैं, तो कहाँ स्थित है, तो तिब्बत में स्थित है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत क्या है, तो कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत की वह कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है, तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदियाँ ये भ्रंश घाटी से बहती हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, तो आप देखिए ये संगम आपसे बार बार पूछा जाता है और आप बार बार गलत कर देते हैं। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि भागीरथी का भी निकाल लो, अलकनंदा का ए निकाल लो और देवप्रयाग का डी निकाल दो, तो DAV देव बन जाएगा। अब इसी देव को आप याद कर लो, तो इसमें देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलेंगी, तो D से देवप्रयाग हो गया, A से अलकनंदा हो जाएगा और V से भागीरथी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, DAV, देव याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो कोसी नदी है जो बिहार में है और बाढ़ के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी बनाती है, तो जो नदियाँ विभ्रंश घाटी से बहती हैं वो ज़्यादातर एस्चुरी बनाती हैं, तो नर्मदा नदी बहती है और ये पश्चिमी घाट में जाके गिरती है, यानी कि अरब सागर में, उसको भी आप ध्यान देंगे। सतपुड़ा और विंध्यन की बीच कौन सी नदी घाटी बहती है, तो सतपुड़ा, ठीक है, विंध्यन चोटी है और उसके बाद नर्मदा नदी है और उसके नीचे जाएंगे आप तो साउथ की तरफ जाएंगे तो सतपुड़ा आता है। तो नर्मदा नदी के दोनों तरफ है, एक तरफ विंध्यन है अगर उत्तर की तरफ देखें और दक्षिण की तरफ सतपुड़ा है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। भारत में किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है, अंतर्देशीय यानी कि भारत के अंदर ही बहती है, तो वो है लूनी नदी। भारत का कृत्रिम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई या मद्रास जो है वो कृत्रिम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं, तो मुख्य बंदरगाहों की संख्या 12 है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन क्या है, तो नीरी है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, साइलेंट वैली इसको कहते हैं, तो वो केरला में है। केरल के नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन के लिए उदाहरण है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। नेक्स्ट आपका है भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। पारिस्थितिक की संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए, तो 31 से 34% दिया है और 1987 में बात की गई थी कि 35% वन कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, तो सुंदर वन कहा जाता है और इनकी सबसे ज़्यादा अगर मैंग्रोव वनों की अधिकता देखा जाए तो पश्चिम बंगाल और इधर गुजरात दोनों जो तट हैं ये मैंग्रोव वनों के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है, तो सुल्तानपुर है। उत्तर प्रदेश वाले विशेष रूप से ध्यान देंगे, जब भी सुल्तानपुर की बात आती है तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश मार देते हैं या मिला देते हैं, मिलान में खासकर ऐसे सवाल आते हैं, तो हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार है। एकमात्र सेंचुरी जहाँ कश्मीरी मृग पाया जाता है तो डाची ग्राम में पाया जाता है और डाची ग्राम जो अब वो है कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में। प्रसिद्ध गिरिवन कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, आप ध्यान रखिए गिरिवन गुजरात। मैंग्रोव क्या होता है, तो डेल्टाई वन या वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय वन होता क्या है, जो डेल्टा क्षेत्र में वनों का निर्माण वो होता है तो उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। जैसे गंगा नदी का डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का नदी का डेल्टा है तो उससे सुंदरबन पश्चिम बंगाल में बना है। उससे सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति होते हैं, तो ज्वारीय वन के होते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र थी। नेक्स्ट आपका है
किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को वैश्विक विरासत वन माना गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा कहाँ है? असम में है, और एक सिंघी गैंडा के लिए ये फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला आपका है, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। और मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है, आप इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? कि तेंदुआ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र प्लावी यानी कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है मणिपुर में वो है। देखिए नीचे इसको दिया भी है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, मुदुमलाई वन्यजीव सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला जो है तीनों के बॉर्डर पे स्थित है मुदुमलाई वन्यजीव उद्यान। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई? तो नीलगिरी में की गई। ठीक है, नीलगिरी कहाँ पे स्थित है? तो केरला और तमिलनाडु का जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, नीलगिरी के पहाड़ी जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन है वहाँ पे। भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है? तो 4 हॉटस्पॉट है। नेपाल ने अपना राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। तो भारत का जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है, उससे सटा हुआ नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार की जंगल उपयुक्त होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ठीक है, भारत में कौन से वन सर्वाधिक हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती हैं, पतझड़ वन यही है सबसे ज़्यादा भारत में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, क्रिकेट के जो बैट बनते हैं बिलो की लकड़ी से बनते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? शंकुधारी वृक्ष वन में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? तो देखिए जैसे क्या होगा, समुद्र तल की वृद्धि होगी समुद्र तल में, क्योंकि बर्फ पिघलेगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा और तट रेखा में परिवर्तन होगा, उसकी ऊंचाई बढ़ सकती है। नेक्स्ट आपका है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वृक्ष संरक्षण यानी कि वन संरक्षण से संबंधित है। झूम कृषि जहाँ अभी भी प्रचलित है, तो झूम कृषि पूर्वोत्तर भारत में यानी कि मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में प्रचलन में है। भारत में किस जाति के गेहूं की खेती सर्वाधिक की जाती है? तो वो ब्रेड गेहूं की खेती भारत में सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट है, अंतर्वर्ती फसल क्या है? अंतर्वर्ती फसल होता है प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलों को उगने में असफल हो जाए, यानी कि दो फसलों के मध्य के बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको अंतर्वर्ती फसल कहा जाता है। रबी फसल के मौसम में भारत में कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? तो रबी फसल कौन सी है? तो गेहूं, सरसों और चना। अब इसको याद करने का तरीका आप देख लो, रबी 2 शब्द है और गेहूं 2 शब्द है। ठीक है, और जब खरीफ शब्द आए तो खरीफ में 3 शब्द है, और खरीफ के साथ धान नहीं जोड़िए, आप खरीफ के साथ चावल जोड़िए, तो खरीफ 3 शब्द है और चावल 3 शब्द है। जब आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप गेहूं देखे होंगे, तो गेहूं में ही सरसों उगता है, गेहूं में चना उगता है, गेहूं में ही मटर उगता है। तो रबी की फसल में क्या आ जाएगा? गेहूं, सरसों, चना, मटर। अगला आपका है, पठार की स्थलाकृति आदर्श है किसके? खनन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कपास, चाय, तांबा और अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। अगला है, वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में रबड़ का उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट आपका है, बागान कृषि पैदा करती है क्या? तो खाद्येतर फसलें। ठीक है, खाद से अलग फसलें जो होती हैं वो बागानी फसलें होती हैं। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्न का क्षेत्रफल कितना है? तो 60 से 70% जो क्षेत्रफल है वो खाद्यान्न के लिए। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अगर विश्व में देखा जाए जूट उत्पादन में तो बांग्लादेश सबसे आगे है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया। ठीक है, तो प्रति हेक्टेयर जो कृषि उत्पादकता था उसे बढ़ाने के लिए क्या किया गया? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। अगला आपका, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही तो पंजाब, हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेष रूप से है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा सफल रही। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो गेहूं, और विशेष रूप से गेहूं है, अन्य फसलें भी हैं लेकिन विशेष रूप से सबसे ज़्यादा सफल था वो गेहूं था। HYB कार्यक्रम को भारत में
नव कृषि नीति भी कहा जाता है, इसको आप याद रखिए। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? वो है पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। अगला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। चावल के लिए जो फेमस है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो भारत की टोटल जनसंख्या का 60% जो पॉपुलेशन है वो कृषि में संलग्न है। भारत में पीत क्रांति का संबंध क्या है? तो पीत क्रांति या पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन के साथ है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो कृषि मंत्रालय के अनुसार टोटल देखो 27 है। सामाजिक वानिकी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है। किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो क्या है? तमिलनाडु है। ठीक, जो तालाबों से, उधर सबसे ज़्यादा साउथ में तालाबों से सिंचाई सर्वाधिक किया जाता है। जादूगोड़ा का संबंध क्या है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में आंध्र प्रदेश और तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व का नक्शे में आ गया? तो यूरेनियम निक्षेप के। केरल राज्य किस खनन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य लौह अयस्क के लिए है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? तो पेट्रोलियम पाया जाता है ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो रानीगंज कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आप ध्यान रखिए। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में है। पन्ना मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में हीरा सिर्फ मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है, तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, आप इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुंद्रेमुखी से पाइपलाइन द्वारा ले जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है? तो मंगलोर ले जाया जाता है। ठीक है, यानी कि पश्चिमी घाट में। खेतड़ी राजस्थान में स्थित है और यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं रिफाइनरी की संख्या कितनी है? तो 4 है। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अरब सागर का महाद्वीपीय जो शेल्फ है वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट आपका है, इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन करता है कौन? तो अपतटीय मुंबई क्षेत्र। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो छोटा नागपुर में। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में तापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो सर्वाधिक है क्या? कोयला से। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है और रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है इसे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति 1000 आबादी पर। 1000 आबादी पर कितने जन्म हो रहा है एक वर्ष में, तो उसको जन्म दर कहते हैं। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें जनघनत्व सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम जनघनत्व किस राज्य में है? तो दिल्ली होगा। ठीक है, ये यूटी की बात होगी। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष के दशक में की गई? तो 1921 की जो जनगणना थी उसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। इसी को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, 1921 को। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पे है? तो वो है चंडीगढ़। पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक दर भारत के किस राज्य ने दर्ज की? तो वो है नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में सर्वाधिक जो है गरीब उड़ीसा में। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1991-2001 के बीच की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि कितनी थी? तो 1.93% थी। नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? तो देखिए, साक्षरता दर वर्तमान में जो हो गई है वो है 67% है। इसको आप ध्यान रखिए, 65 से 67 कीजिएगा इसको। भारत में जनसंख्या का त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो उच्च जन्म दर और जो मृत्यु दर है वो उसकी गिरती हुई स्थिति, यानी कि निम्न मृत्यु दर। भारत में महिला आबादी की कमी के मुख्य उत्तरदायी कौन है? तो सामाजिक कारण जो है महिला आबादी की कमी के मुख्य कारण है। जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी है। कितनी? 4 गुना की कमी है।
किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरला में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी मणिपुर से संबंधित है। आप यह ध्यान रखें, जो मणिपुर वाद विवाद अभी हुआ था हाल ही में, उसमें कुकी भी एक समुदाय के रूप में शामिल था। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय क्या है? तो गोंड समुदाय है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वृक्षारोपण से संबंधित है। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी? अपवाह क्षेत्र में वन कटाई के में वृद्धि के कारण। नेक्स्ट आपका है, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री पार्क घोषित किया? तो कच्छ की खाड़ी को। किस पर्वतीय स्थल का अन्य नाम वज्रपात स्थल है? तो दार्जिलिंग को कहा गया। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है ये। नेक्स्ट आपका है, अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री और दूसरा है मैत्री। ठीक है, वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री, पहला था मैत्री। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। मालदीव का गंभीर पर्यावरणीय निम्न कोटिकरण अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है? तो उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण माना जा रहा है। नेक्स्ट आपका है, पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है। भारतीय मानक समय किन रेखांश पर अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री अक्षांश पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये कितना टाइम आगे है भारतीय मानक समय? तो 5.5 घंटा, जो ग्रीनविच टाइम से है उससे आगे चलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार का सबसे बड़ा देश, तो 7वां दृष्टि आएगा, 7वें नंबर पे भारत का क्षेत्रफल। और अगर पहले देश के देखा जाए तो कौन होगा? तो रसिया होगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है किसका? तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। भारतीय जो महाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, जबकि उत्तरी का पार्ट जो है, उत्तर में अगर देखे जाए एशिया को, तो वो अंगारा लैंड का पार्ट है। को निम्न में से कौन सा देश पाल्ट स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका जो है वो पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, उसको थोड़ा सुधार। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से सीमा साझा करती है? तो अफगानिस्तान से होगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा होगा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इनकी संख्या होगी 5। और कौन कौन से होगी? तो अगर पश्चिम से देखा जाए तो उत्तराखंड होगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। ठीक है, और बिहार के बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा सिक्किम। तो ये हो जाएगा 5 स्टेट राज्य जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो वो है नागपुर। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है? तो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा गुजरात से है। तो कितने तटीय राज्य हैं भारत में? तो 9 तटीय राज्य हैं, इसको भी ध्यान रखिए, जैसे मैंने ऊपर बता दिया एक बार। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो 3 देश के साथ लगती हैं। बांग्लादेश के लगेगा, ठीक है, दूसरा नेपाल के साथ लगेगा, और तीसरा हो जाएगा भूटान के साथ। अगला आपका हो जाएगा, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, और तमिलनाडु के तो कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत का सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग, ठीक है, कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसी भी बनिहाल दर्रा का संबंध इसी से है। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की सीमा हो जाएगा, और गोवा सबसे छोटा राज्य भी होगा। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं, तो वह सरक्रीक है। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी सीमा किसके साथ लगती है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। पुडुचेरी देखो 3 राज्यों में स्थित है, उसके अलग अलग पार्ट, कुछ पार्ट तमिलनाडु में है, कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश में और कुछ पार्ट केरला में। जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कुल्लू घाटी किन पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है? तो केरला और तमिलनाडु। अब आप तीनों घाट देख लीजिए, अभी आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। भोर घाट है, थाल घाट है और पाल घाट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऊपर से नीचे क्रम पूछ लिया गया था उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा थाल घाट, उसके बाद भोर घाट, उसके बाद पाल घाट आएगा।
नेक्स्ट आपका हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो देखिए पश्चिमी चोटी जो है नंगा पर्वत, और पूर्वी चोटी जो अरुणाचल प्रदेश में है वो है नामचा पर्वत, नंगा पर्वत टू नामचा पर्वत। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो K2 है। देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गार्डबिन आस्टीन जो पीओके स्थित में है। अगर आपसे पूछ लेगा कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप कंचनजंगा बताएंगे, ठीक है, जो सिक्किम में और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। तो ये तीनों में कन्फ्यूजन दूर हुआ है, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। निम्न हिमालय और किसके बीच स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक हिमालय के। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए कुमायूं हिमालय कहा जाता है, ठीक है। पहला होगा, अगर सबसे पश्चिम में देखा जाए तो सिंधु से सतलज के बीच में पंजाब हिमालय और सतलज से काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। किसको सह्याद्री पर्वत माला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत माला कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, प्राकृतिक मार्ग को उपलब्ध कराने वाले पर्वत की किसी अंतराल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दर्रा कहा जाता है। अनाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है? तो देखिए सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। अन्नामलाई की जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी अनाईमुडी ही होगा। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया था किस राज्य में है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, और ये ज्वालामुखी का जो क्रेटर का निर्माण हो जाता है ना उससे संबंधित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नागा खासी और गारो खासी जयंतिया जो है पहाड़ियाँ है कहाँ स्थित है? तो पूर्वांचल पर्वतमाला में, और वो भी कहाँ पूर्वांचल में? तो वो है मेघालय। मेघालय में नागा गारो खासी जयंतिया। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पे बना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटका में है, ठीक है। जो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है उसी को कहते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और बराही नदी पे जोग या जलप्रपात किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे है। किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा जो पाई जाती है तो वो केरला और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तट है वहीं पे पाई जाती है। लेटराइट मृदा देखिए जहाँ भी सर्वाधिक वर्षा और तापमान होनी चाहिए, तो पश्चिमी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण जो केरला और महाराष्ट्र का क्षेत्र है वो सर्वाधिक वर्षा का निर्माण वहाँ पे होता है, जिसके कारण वहाँ पे लेटराइट मृदा पाई जाती है। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो समुच्च रेखीय जुताई द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा अपरदन को रोका जा सकता है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होगी? तो काली लावा मिट्टी होगी। लोनी और क्षारीय मृदा भारत में एक और नाम से कल्लर मृदा के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन? तो चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। भारत का सबसे सूखा भाग क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान जो है वो सबसे सूखा भाग है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के में से किसके कारण आकर्षित होते हैं? तो उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में होती है, ठीक है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है तो भारत में तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून से पवना विमुख होने के कारण नहीं होती है, लेकिन जब लौटती हुई मानसून जाती है उत्तर पूर्वी मानसून तो तमिलनाडु में, और कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, ठंडियों के मौसम में। नेक्स्ट आपका है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो विकिरण के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है या पवना विमुख क्षेत्र में आता है। कौन सा भारत का सबसे आर्द्र स्थान है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानिसराम जो मेघालय है, ठीक है, या मौसिम राम इसको कहते हैं, तो मानिसराम है तो वहाँ पे होती है। भारत के धान के प्रदेश कितनी सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले, खासकर उत्तर प्रदेश और जो बिहार और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वो धान वाले क्षेत्र है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो कृष्णा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो जो गोदावरी है उसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, इसी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नासिक नदी के किनारे स्थित क्या है? तो गोदावरी है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, भारत में तलछट को परिवहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। बिहार का विषाद या शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है, जो बाढ़ के कारण
सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किसकी उपनदियाँ हैं? तो गोदावरी नदी की है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा। नेक्स्ट आपका भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है जो राजस्थान में बहती है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो सुनामी, चक्रवाती तूफान और टॉर्नेडो से। मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है मांजुली। ठीक है, इसे हाल ही में असम का 35वां राज्य के रूप में बनाया गया है। असम का 35वां जिला बनाया गया, सॉरी। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि से है? तो लगभग 20%। ठीक है, वर्तमान में लगभग कितना हो गया है? 24% के आसपास हो गया, 24.6 हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट आपका सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। ठीक है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, भारत में वह बायो रिजर्व कौन सा है जहाँ सिंहों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? तो गिरी बायो रिजर्व कहाँ पे है? ये गुजरात में स्थित है, आप ध्यान रखिए। मैंग्रोव वनों में वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होता है? तो मैंग्रोव में विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस असम में स्थित है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो स्कीम क्या थी? वन्यजीवों के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, वन्य उत्पादों का प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंही गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पे है काजीरंगा? तो काजीरंगा असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पे? सॉरी, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट होगा पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नागरहोल कर्नाटका में है। ये नेशनल पार्क आपको मिलाने का दे देगा या सीधा सीधा पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। मुदुमलाई पशु विहार तो किसके लिए है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जैव मंडलों के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो 10 है। किसको भारत का पारिस्थितिकी तत्व स्थल कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट अथवा पश्चिमी हिमालय को। मध्य भारत में किसका उत्पादन है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का। नेक्स्ट होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा तो किसका है? आर्किड का पौधा। राल किसका उत्पाद है? तो कोनिफेरस पेड़ का उत्पाद है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? तो जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश होना वनोन्मूलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है IR-20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्म किसकी हैं? तो ये धान की किस्म है। झूम कृषि किससे संबंधित है? तो स्थानांतरण कृषि से संबंधित है झूम कृषि। ठीक है, झूम क्या है? तो झूम एक प्रकार की कृषि होती है। नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है किसका? तिलहन का। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलान पर की जाती है, जो सोपान कृषि उसको कहते हैं। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाला फसल क्या है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे चावल की कृषि की जाती है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल क्या है? तो देखिए खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये जायद फसलें होती हैं। ठीक है, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? तो सरसों राजस्थान में सर्वाधिक होता है। भारत में एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वह कौन सी फसल के लिए बढ़िया होगी? तो चाय के लिए बढ़िया होगी। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य कहा जाता है? तो असम, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, सिक्किम जो है ये चाय के लिए फेमस है। नेक्स्ट आपका है किसको भारत में नकदी फसल कहा जाता है? तो प्याज हो गया, गन्ना हो गया, ये सब नकदी फसल होते हैं। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कितना है? तो 70% के टोटल जो फसल प्रतिशत में भारत में अगर देखा जाए तो 70% उत्पादन भारत में है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य तो गेहूं उत्तर प्रदेश, और चावल की बात आ जाएगी तो पश्चिम बंगाल। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी कौन है? तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। दुग्ध उत्पादन में संसार का सबसे बड़ा स्थान, ठीक है, तो भारत पहले स्थान पे है। ठीक है, भारत का किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं के उत्पादन में बहुत
वृद्धि हुई। तो 1966 में जब हरित क्रांति आता है तो गेहूं के उत्पादन में विशेष रूप से वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों में उच्च पैदावार वाली किस्में क्या थी? तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। और सबसे ज़्यादा अगर किसको लाभ मिला तो गेहूं की फसल को। भारत में हरित क्रांति एक और नाम क्या है? तो बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वृष्टि क्षेत्र। ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति सफेद क्रांति यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। बीटी बीज का संबंध किससे है? तो कपास से संबंधित है। ध्यान रखिए, भारत में सिंचित क्षेत्र का सबसे अधिक भूभाग पर खेती होती है तो गन्ने की खेती होती है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन का पठार जो है वहाँ पे सर्वाधिक असिंचित खेती की जाती है। तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता के कारण खेती लायक नहीं है? तो वह तिरुचिरापल्ली। यूरेनियम के विशालतम निक्षेप कहाँ हाल ही में पाए गए? तो कर्नाटका में पाए जाते हैं। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व का मानचित्र पे आ गया? ठीक है, जो फेमस हो गया वर्तमान में, तो वह सबसे बड़ी यूरेनियम खानों के कारण। नेक्स्ट आपका है, अब्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो तमिलनाडु है। हीरे की खानें पाई जाती हैं तो मध्य प्रदेश के पन्ना में। भारत में लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को किया जाता है? तो जापान को किया जाता है। भारत में तेल की पहली परिष्कृतशाला स्थापित करने कहाँ की गई थी? तो डिगबोई, असम में की गई थी। मुंबई हाई किससे संबंधित है? किस लिए? तो पेट्रोलियम के लिए संबंधित है। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बड़ोदरा में है। भारत का सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे अधिक किस प्रकार की बिजली उत्पादन होता है? तो तापीय बिजली, जो कोयला से है, उसका उत्पादन सर्वाधिक है भारत में। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। ठीक है। यूमिहम हाइडल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर में स्थित है? तो शिलांग में के कुछ किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ठीक है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है रिहंद बांध परियोजना। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत क्या है? तो बायोगैस है। और पारंपरिक स्रोत वो जो कोयला होता है, और ये पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आता है। पेंसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? तो पिंपरी में है। HBJ पाइपलाइन वहन करती है, तो प्राकृतिक गैसों का वहन HBJ पाइपलाइन से होता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है, तो NH2 जोड़ता है। रेल बंधु क्या है? तो राजधानी, शताब्दी, वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक क्या है? पत्रिका है। नेक्स्ट आपका है, विकल्प दिया है कि भरना है वहाँ, तो जन्म दर से समष्टि से जन्मी उस संख्या से जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व में जुड़ती है उसको जन्म दर। आबादी की वृद्धि दर क्या है? जन्म और मृत्यु के दरों के बीच के अंतर को कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जातीय जनजातीय आबादी का संकेंद्रण सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जनजातीय सर्वाधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की लगभग टोटल जनसंख्या का 20% है वो ST है, अनुसूचित जनजाति, और 15-16% के आसपास SC हैं, यानी कि वहाँ पे 35 से 36% SC और ST का नेतृत्व है। नेक्स्ट आपका, भारत की जनसंख्या के घनत्व को परिभाषित की जाती है तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? तो 382 है प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आपका है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो 1961 से 71 के बीच। न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें, तो क्या है? लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ पे है? तो हरियाणा होगा आपका। अगला आपका 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश होगा, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों का सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला क्षेत्र क्या है? ठीक है, तो लक्षद्वीप में है, जहाँ साक्षरता सर्वाधिक है। राज्य की बात करें तो केरला होगा।
भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि मृत्यु दर की कमी आई और जन्म दर अधिक बनी रही। 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है, तो 914 है। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गाँवों में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत कितनी है, तो 68.9 है, ठीक है, जो 70% के आसपास है। और शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 1.2% है, या 1.1 होगा, 31.1 होगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संघ एवं राज्य क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात सबसे नीचे स्थान पे कौन सा है, तो चंडीगढ़ है। कुकी किस राज्य से संबंधित है, तो कुकी मणिपुर राज्य से संबंधित है। आप ध्यान रखिए, कुकी समुदाय अभी हाल ही में चर्चा में रहा। नेक्स्ट है खासी गारो जयंतिया मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय की पहाड़ी है गारो खासी जयंतिया। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड है। यह प्राकृतिक यानी कि पुनर्वनीकरण क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया, तो उसको पुनर्वनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण है, तो प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल के अतिशोषण के कारण होती है। भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजक क्या है, लाल किला शामिल है। वैश्विक यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया, तो जयपुर स्थित जंतर मंतर को शामिल किया गया था इसमें। नेक्स्ट आपका है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया, तो 2006 में। भारत को उपग्रह प्रमोशन केंद्र कहाँ स्थित है, तो उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्रा में, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाया गया, 2006 में अपनाया गया। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है, बाढ़ से संबंधित है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरस्थ है, तो वरुण है। सबसे पास में क्या होगा, तो बुध होगा। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई, गैलीलियो ने देखा। ग्रह गति के केपलर नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग किसके अक्ष दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं, तो सूर्य के। पल्सर क्या होते हैं, तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है, तो 4 जुलाई को। और सबसे पास कब होता है, तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जब पास होगा तो उसको उपसौर कहते हैं, और 4 जुलाई को जब सबसे अधिकतम दूर होगा तो उसको अपसौर कहते हैं। आप इसको ध्यान रखिए, बार बार पूछा गया। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल ग्रह 8 है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तो बृहस्पति है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है, शनि है। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या, तो बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो 0 है, ठीक है। और शुक्र के भी 0 है। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के एक उपग्रह है चंद्रमा। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित हॉल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलते हैं क्या नाम दिया गया है, तो व्हाइट होल दिया गया। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पे स्थित है, तो पहला स्थान पे स्थित है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान के कितना है, 1,000वां भाग है। नेक्स्ट आपका है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, तो शुक्र है, ठीक है। और चमकीला क्यों है, क्योंकि शुक्र का तापमान ज़्यादा है। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है, तो प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है, तो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो प्लाज्मा सेंचुरी है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आका जाएगा कितना, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आपका है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है, तो नाभिकीय संलयन में। पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के तहत, ठीक है। मंगल की परिक्रमा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए, तो भारत है। नेक्स्ट आपका है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 18 सेकंड है, ठीक है। इसमें आसपास दिया 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन आप 8 मिनट 18 सेकंड याद रखिए। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यानी कि जहाँ पे 6 महीने दिन होती है, 6 महीना रात होता है। हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि
हम पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी ध्रुव पर घूमने में समान समय लेते हैं, चंद्रमा के समान समय। लघु ज्वार भाटा होता है क्या? दुर्बल होती है, ठीक है, कमजोर होती है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो जो पृथ्वी पर देखिए सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में पूरा करता है। किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध पर शीतकाल अयनांक देखा जाता है? तो 21 जून को। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध पे 21 जून को शीतकाल होगा और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ग्रीष्मकाल होगा। इस चीज़ को आप याद रखिए। यानी कि शीतकाल अगर दक्षिणी ध्रुव पे कब होगा? अगला आपका है, कहाँ पर दिन और रात समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पे दिन और रात की जो टाइमिंग होगी वो समान होगा। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो ओजोन परत के। विविध जलवायु और मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। पृथ्वी पर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? तो 5 है। नेक्स्ट आपका है, वातावरण का वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, तो आयन मंडल करती है। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा को क्या कहते हैं? तो सौर विकिरण कहते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त है, यानी कि पृथ्वी से ये गर्म होता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल पे पाई जाती है। अगर नीचे से ऊपर क्रम हम देखा जाए वायुमंडलीय, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल पाई जाएगी, उसके बाद समताप मंडल पाया जाएगा, उसके बाद मध्य मंडल पाया जाएगा, उसके बाद आयन मंडल पाया जाएगा। और जो आंधी तूफान वर्षा होती है ये क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद जो ओजोन परत पाया जाता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो अक्षांश रेखाएं कहलाती थी। ये पश्चिम से पूरब खींची जाती हैं और भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। 2 घंटों के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होगी तो 30 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के होता है, तो 2 घंटे बराबर 120 होगा और 30 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 120। 30 चौक का 12, 120 मिनट हो जाएगा 2 घंटे का अंतराल। विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो शरदकालीन विषुव कहा जाता है, ठीक है। इसे बसंत विषुव और शरद विषुव कहा जाता है। तो 23 सितंबर को क्या होगा? शरद विषुव होगा और 22 मार्च को बसंत विषुव होगा। कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा स्थित है, ठीक है। और 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ में देखा जाए तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में देखा जाए तो मकर रेखा स्थित है। काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो विषुवत रेखा 2 बराबर भागों में बांटी। उपरोक्त उच्च वायुदाब कटबंध को और क्या के नाम से जाना जाता है? तो हार्श लेटीट्यूड के नाम से जाना जाता है इसे। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम दबाव क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य डोलड्रम स्थित है। कंप्यूटर के वो काल्पनिक रेखाएं जो दर्शाती हैं, ठीक है, कंटूर वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं क्या? बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्रों को। समभारी रेखाएं क्या होती हैं? तो समान दाब की समान रेखाएं होती हैं, जो समान दाब महसूस होता है तो वो समभारी रेखाएं कहलाती हैं। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समताप रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आपका, मानचित्र बनाने के लिए विज्ञान को कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहा जाता है। आरंभ और अंत की रेखाओं का संरक्षण इस प्रकार व्यक्त किया जाता है जैसे औचित्य। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहा जाता है? तो विषय संबंधी मानचित्र कहा जाता है। दुनिया की छत किसको कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो चीन के साथ साझा करता है। नेक्स्ट आपका है, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश क्या हैं? तो भारत और चीन। भारत देश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा? तो मंगोलिया। किस देश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो मंगोलिया के साथ लगती है, उसके बाद भारत। मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? रक्ष में मेखलाएं बना के, ठीक है, यानी कि वृक्ष लगा के। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका के जो उत्तरी हिस्सा है, तो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, तो उसमें सहारा मरुस्थल स्थित है। अफ्रीका में असवान बांध जो है किस झील पे बनाई गई है? तो नैसार
सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश, तो सबसे छोटा होगा भूटान होगा। नेक्स्ट आपका है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो बर्मा म्यांमार को कहा जाता था। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाली थ्री गार्जियन डैम किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। हेल्गोलैंड किस देश का द्वीप है? तो जर्मनी का है। अंधकारमय महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। पुराने स्मास प्रदेश का नया नाम क्या है? तो थाईलैंड नाम है नया नाम। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन है? तो दक्षिण अमेरिका है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? तो इंडोनेशिया। किस देश में काले वन पाए जाते हैं? तो काले वन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो जर्मनी पे पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहा जाता है? तो क्रेटर कहा जाता है छोटे, और बड़ा आकार अगर है तो उसको कॉल्डेरा कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? तो भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो सहभूकंप रेखा कहलाती है। और एक साथ अगर भूकंपों की रेखा झेले तो उसको समभूकंप रेखा कहा जाते हैं, समान तीव्रता के। ठीक है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्री सतह पे भूकंप आता है तो सुनामी का वो मुख्य कारण है। भूकंप का कारण क्या है? तो भूपृष्ठ में विक्षोभ। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखीय झील बनती है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो पेडोकॉल कहा जाता है। उच्च अक्षांश की चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा किस नाम से जानी जाती है? तो पेडसॉल कहा जाता है, उसको कहा जाता है पेडजॉल। ठीक है। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? तो लोहे की उपस्थिति के कारण। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार क्या है? तो समोच्च रेखा की किनाराबंदी और भू उपयोग का विनियमन करना। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो आश्रय पट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या? भूस्खलन। पृथ्वी के भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो मोहो कहते हैं। ठीक है। देखिए क्या होता है, भूपर्पटी होता है, फिर मेंटल होता है, उसके नीचे क्रस्ट होता है। तो भूपर्पटी और मेंटल के बीच को मोहो कहते हैं, और मेंटल और क्रस्ट के बीच को गुटेनबर्ग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाते हैं, जिसे कैसी झील कहते हैं? तो चाप झील कहा जाता है। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता क्या है? तो अपक्षयन कहलाता है। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तन होता है? तो संरचना और गठन का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट आपका, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर औषधि चट्टान है। निम्न अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? तो आग्नेय से बनी है। अगला है, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्या है? तो एल्युमिनियम पाया जाता है। ग्रेनाइट अंतर्वेदी अग्नेय शैलों का उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? तो मरुटीबा कहा जाता है। मोरन कहाँ बनते हैं? तो हिमानी क्षेत्रों में मोरन एक आकृति है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थों जैसे छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट मिट्टी से निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमोड़ कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बोल्गा नदी है। ठीक है। और कहाँ गिरती है? तो यूराल में गिरती है। इसको आप बोल्गा और यूराल अरल सागर में गिरते हैं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो वलय के समान बहती हैं। नेक्स्ट आपका है, किस नदी घाटी का चौड़ा होने के कारण है? तो पार्श्विक अपर्दन के कारण नदियाँ घाटी चौड़ा होती हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो विसर्प उन्हें कहा जाता है। द्रव चलित क्रिया कारण से होने वाला एक प्रकार का अपर्दन प्रवाही जल है। वाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मसाई चरवाहों के घर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांस साइबेरिया रेलवे का टर्मिनल कहाँ है? तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक के मध्य स्थित है। ठीक है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क स्थित है तो विश्व में चौथी नंबर पे। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर। सुएज नहर किसको जोड़ती है?
तो भूमध्य सागर और लाल सागर। सुएज को भूल जाओ, भूमध्य सागर, लाल सागर। चरगाह को पंपास कहा जाता है। तो देखिए प्रेरी और पंपास, प्रेरी होगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी साइड में यानी कि रसिया पार्ट, और दक्षिणी क्षेत्र में होगा दक्षिणी अफ्रीका में पंपास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्णीय घास स्थल 10 नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रेरी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में, और दक्षिणी अमेरिका में पंपास कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? तो घास स्थल, स्टेपीज कहा जाता है। ठीक है, स्टेप सबसे बना है स्टेपीज। किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो इंडोनेशिया में है। वन्य जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो अभयवन कहते हैं। कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? तो पानी। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक। वन आच्छादन के कम होने का कारण बढ़ती हुई आबादी। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण है। नेक्स्ट आपका है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। पृथ्वी की विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो जीवमंडल है। किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? तो वन पारिस्थितिकी में। किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के कारण। वन कटाई से, नेक्स्ट आप, वन कटाई से मृदा का तेजी से संक्षारण होता है। भूभागीय पृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह किसे प्रभावित करते हैं? तो पारिस्थितिकी प्रणाली को प्रभावित करते हैं। आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा क्षेत्र में। विश्व की भूमि का कितने क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो 10%। नेक्स्ट आपका है, वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक है? तो उष्णकटिबंधीय अचल में। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधों और पशु प्रजातियों की विविधता में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट आपका होगा, कृष्ण भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कुल प्रति भूमि प्लस कुल निवल बुवाई की भूमि को, ठीक है, कृष्ण भूमि कहा जाता है। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे बीजों के अधिक चर्मी के से रोम से बनते हैं। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। IR20 किस चीज़ का अधिक पैदावार देने की किस्म है? तो चावल की है। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट आपका है, द्रुमावशेष और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वो कहाँ होता है? मैक्सिमो और सेंट्रल अमेरिका में। संसाधन के वो संसाधन, ठीक है, वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। वर्ष 2015-16 में भारत के लिए यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है? तो कनाडा है। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो दक्षिण अफ्रीका। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें नवीनीकरणीय कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है। यहाँ निकाली जाती कहाँ से? यूरेनियम से, थोरियम से और प्लूटोनियम से। नेक्स्ट आपका है, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार क्या है? तो संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट आपका, सर्वाधिक वर्षा का कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र की पहचाना जाता है। तो शीतकाल में। समर स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से कहाँ? समुद्र की ओर प्रभावित होती है। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है। तो नदी मिट्टी से नमक ढोकर समुद्र में डाल देती है, ठीक है, इसी कारण वो नमकीन होती है। नेक्स्ट आपका, टाइफून प्रायः आते हैं तो चीन और जापान के समुद्रों में। टाइफून क्या है? एक प्रकार का चक्रवात या तूफान है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो विषुवतीय प्रदेश में, और संवहनीय वर्षा होगी। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटि का अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है? तो उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मृदा अपरदन और जल और वायु का औद्योगिक प्रदूषण के कारण, ठीक है। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? तो तूफान का है। नेक्स्ट आपका है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण, उनका घनत्व कम होता है। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्लंग साइकोमीटर का। संघन का एक रूप जो
दृश्यता कम कर देता है, ये सघनता का एक रूप है, ठीक है, और श्वास की समस्याएं पैदा करता है, तो उसको क्या कहते हैं, धूम्र कुहासा कहा जाता है। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। संसार के स्वच्छ जल की कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है, तो 70%। हिमनद का पिघलना संसार का जल का स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ, दक्षिणी ध्रुव में। महासागर में नितल जीवता जात कहाँ पाए जाते हैं, महासागरों के तल पे पाए जाते हैं। विश्व का सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में है। दो सागरों अथवा दो जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी सबसे बड़ी धारा जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा के नाम से जाना जाता है, तो क्यूरियोसियो की धारा को। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती क्या है, प्रायद्वीप कहलाती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, तो बेरिंग जल संधि द्वारा पृथक होते हैं, जो अलास्का और रसिया के पार्ट से अलग होते हैं। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी होती है, तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। सारगैसो समुद्र किस महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में है। महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आप ध्यान देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नेक्स्ट आपका है, ब्रिजमिनाइट क्या है, तो धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम है। अरब, थार, मंगोलिया तथा आटाकामा में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं, तो आटाकामा मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पे स्थित है, चिली में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो भारत में है। कौन सा देश अमरूद के सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत है। नेक्स्ट आपका है, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है, तो आइवरी कोस्ट है। तो ये आपका ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चन पूरे होते हैं।